So you're talking about the variational autoencoders. So in that, yes. So let's start with this stuff. ये इमेज है, नहीं है, गोल बन गया. So इस इमेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक इमेज आ गई. इस इमेज के अंदर मान लीजिए कि मेरे पास हाउ मेनी पिक्सल्स आर देयर, 10 by 10. दिस इमेज इज से 10 by 10. So I'm having 100 things, maybe 100 by 100. अभी बड़ी बना लेते हैं तो हमारे पास 10,000 है. 10,000 पिक्सल्स आर देयर और इसका नाम रख दिया कैपिटल X. ये एक इमेज है. इस कैपिटल X इमेज में किसी भी पिक्सल को उठा लूं, जैसे कि ये पिक्सल आपने ले लिया, तो अगर मैंने ये पिक्सल लिया तो इस पिक्सल को मैंने सबके नाम रख दिए x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन. और ये है x 10,000. और इस तरह से जो मेरे पास इतने सारे पिक्सल्स आए, तो ये सारे पिक्सल्स, भाई मैं पूछूं कि एक बात बताओ, ये पिक्सल की क्या वैल्यू होगी? तो आप बोलोगे मेरे को क्या पता कि ये क्या वैल्यू होगी. तो मैंने कहा अरे ये मेरे डेटा सेट से आ रहा है. चलो, तो आपने कहा अरे डेटा सेट में तो फेस की इमेजेस हैं. चूंकि फेस की इमेजेस हैं और इस जगह पे हो सकता है कि मेरे पास हेयर का पिक्सल हो, तो यहाँ पे काले होने की संभावना ज्यादा है. अच्छा, इस जगह पे मुंह होने की संभावना ज्यादा है, तो फिर लिप के कलर के तरीके के पिक्सल्स की वैल्यू ज्यादा होने की संभावना है. इस जगह पे आइरिस या आई के पिक्सल्स होने की संभावनाएं ज्यादा हैं. अच्छी बात है. सो वंस वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास इस तरह से एक 2D ग्रिड है और उसमें इतने सारे पिक्सल्स हैं, तो ये जो सारे पिक्सल्स हैं ये अलग अलग संभावनाएं रखेंगे. यार डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी इसके साथ एसोसिएटेड है वो प्रोबेबिलिटी इसके साथ एसोसिएटेड हो, ये जरूरी नहीं है. सब लोग एक ही तरीके की प्रोबेबिलिटी को प्ले करेंगे ऐसा नहीं है. और ये किस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं. वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का और उसकी स्पेशल लोकेशन क्या है. नाउ एक्चुअली मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया हुआ है, तो ब्रेकफास्ट के मैं बीच बीच में करता रहूंगा. ओके, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है कहीं भी बीच में पूछ सकता है रोक के. धीरे धीरे जाएंगे और आज काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी. अभी जो है मैं कोई भी XI पिक्सल के बारे में बात करूं, कोई भी XI पिक्सल, मान लो कि वो ये पिक्सल है और इस पिक्सल को उठा करके मैंने यहाँ पे ले आया हूं. मैंने कहा कि बताओ कि इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है. तो लेमैन ये कह सकता है भाई इसकी जो ग्रे स्केल है तो 0 से लेके 255 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है. हमने कहा अच्छी बात है. अब मेरे को ये बताओ कि चूंकि ये आंख का पिक्सल है और एक स्पेशल लोकेशन पे है और मेरा डेटाबेस प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड है जिसमें सारी इमेजेस के अंदर आंखें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जगहों पे आती हैं. अब बताओ, तो आपने कहा कि मोस्टली ये ब्लैक की तरफ होगा. तो मैंने कहा कि इस पिक्सल के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेक्टर है. इस पिक्सल, हर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ना, ये इसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितनी प्रोबेबिलिटी से ये पिक्सल 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, करते हुए 255 होता है. तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास 10,000 इमेजेस है, 50,000 इमेजेस है, 1,00,000 इमेजेस है आपके डेटा सेट में. 1,00,000 इमेजेस पे जाइए, सिर्फ इस पिक्सल को पकड़िए और इस पिक्सल के देखिए कि अरे इस पिक्सल की क्या 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 ग्रे वैल्यू है. तो पता चला 2, तो आप इसको +1 कर दीजिए. फिर आप अगली इमेज में जाइए और फिर इसी पिक्सल को देखिए. हर बार हर इमेज में जाइए, इस पिक्सल को देखिए, कभी ये +1 होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा. और जो जो भी पिक्सल +1 होते जाए करते जाइए, आपको अंत में क्या मिलेगा?
एक डेंसिटी फंक्शन मिलेगा ऐसे करके, जिसका कि मीन जो है उस जगह पे होगा जो अमूमन ये पिक्सल जिस तरह की वैल्यू को कैरी करता है। तो इसी को यहाँ पे क्वेश्चन पूछना हो तो तुरंत यहीं पे पूछ ले। ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? अगर आप क्वेश्चन पूछना है यहीं पे पूछ लें। अगर ये बात क्लियर कट समझ में आ गई तो भाई ये बताओ कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये तो डेंसिटी फंक्शन बन के आ गया, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ऐसे कितने डेंसिटी फंक्शन होंगे? तो मैंने कहा हर पिक्सल पे एक रैंडम प्रोसेस है, हर पिक्सल पे वो कोई भी वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट कर सकता है। तो इसलिए मैंने कैपिटल X1 एक रैंडम वेरिएबल माना, कैपिटल X2 एक रैंडम वेरिएबल माना, X3 एक रैंडम वेरिएबल माना, और कैपिटल 10K इतने रैंडम वेरिएबल मैंने मान दिए। अच्छा, ये रैंडम वेरिएबल विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक इमेज पकड़ते हैं, यही एक इमेज है। ये जो इमेज है ये इंस्टेंशिएशन है, इसी डेटा सेट की इमेज का एक इंस्टेंशिएशन है। और उस इंस्टेंशिएशन में मैंने बोला कि ये x1 वैल्यू है, ये स्मॉल x1 x2 x3, अब ये वेरिएबल नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। और ये एक इमेज पकड़े और उसमें x10K कर दिया। तो मेरे पास रियल इमेज है और मैंने बोला कि ये रैंडम वेरिएबल अगर x1 बन जाए और दूसरा रैंडम वेरिएबल यदि x2 बन जाए, देन मेरा तीसरा रैंडम वेरिएबल x3 बन जाए, और इस तरह से मेरे 10K रैंडम वेरिएबल x10K के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाए और ये मेरा कैपिटल ये एक इमेज है I, तो मुझे बताओ कि अगर ये सारे रैंडम वेरिएबल ये वैल्यूज अटेन कर ले और इनका, अच्छा बताओ कि भाई ये रैंडम वेरिएबल x2 रैंडम वेरिएबल x2 वैल्यू कब अटेन करेगा? विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी अटेन करेगा। वो प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा? इस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मैंने आपको 2D में 1D में दिखाया था इस तरह से। तो मैं कहता हूं कि इस इमेज के होने की प्रोबेबिलिटी, इस इमेज के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी जो कि ये है। क्यों? क्योंकि x के x1 होने की, x2 के x2 होने की, x3 के x3 होने की और इसके ये होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता चल जाए और इन सब के जॉइंट प्रोबेबिलिटी पता चल जाए तभी तो ये इमेज बनेगी। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो गई। यहाँ पर सवाल पूछ लीजिए मुझसे, जिसको भी सवाल पूछना है क्वेश्चन पूछे। क्या सभी कोई समझ गया? रोहित बामू है? रोहित समझ में आ गई ये बात? यस सर। अच्छा, क्या है ना कि मैं कुछ लोगों के नाम मुझे याद हो जाते हैं तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ। प्लीज डू नॉट फील कि मैं आपको परेशान करने के लिए पूछता हूँ। नहीं सर। मैं अपनी जानने के लिए, क्योंकि मुझे बार बार फिर इधर जाके देखना पड़ता है इसलिए। ओके, ये बात जरूरी है समझ में आ जाना यहीं पे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि मैं जब रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेक्टर और ये सब लाऊं तो आप लोग धीरे धीरे करके उस बातों को हजम कर पाए, क्योंकि इसको इतना डिटेल में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ओके, जब हम लोग ये बात समझ गए तो अगले पॉइंट पे आ गए कि x जो है, सॉरी, जो x है ये एक इमेज का इंस्टेंशिएशन है मेरे टी डेटा सेट में जिसमें 1 मिलियन इमेजेस है। उसमें से मैंने एक x इमेज को पकड़ा जो कि एक इंस्टेंशिएशन है, और वो कितने डायमेंशनल है? ये x मेरा कितने डायमेंशनल है? 10K डायमेंशनल है। और हर डायमेंशन का अगर मैं रैंडम वेक्टर बोलूं तो x, तो वो किससे मिलके बना है? x1 x2 करके x10K से मिलके बना है। और अगर मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन corresponding to this x, this is going to be a joint probability distribution की x1 x2 x3 and x10K। सोचो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये 10,000 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, 10,000 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं लर्न कर लेता हूं, लर्न मैंने कर लिया, और इस डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने एक सैंपल किया पॉइंट,
नम्रता मलखानी है, नम्रता मलखानी। इन्होंने कहा था कि ये कुछ दिनों के लिए गायब है, लेकिन ये उसके बाद आ जाएंगी। मुझे लगता नहीं कि ये है। शशि है, शशि, शशि। यस सर। शशि आप ये बताइए, है ना, यस कि ये सर। मैंने बोला कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लर्न कर लिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लर्न कर लिया और इससे मैंने एक पॉइंट सैंपल किया, सिंगल इस डिस्ट्रीब्यूशन से एक पॉइंट सैंपल करूंगा, तो उसके डायमेंशन क्या होंगे? सर कुछ भी बोल दो। सर अभी पता नहीं है, क्योंकि मैं पिछले क्लास में प्रेजेंट नहीं था। ये तुम 100 पिछले बाय 100 क्लास का में, मैट्रिक्स है, हाँ, तो इसमें अगर किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अ, भाई ये 100 by 100 का मैट्रिक्स था, जिसको कि हमने 10,000 के वेक्टर में ब्रेक करके देखना, जैसे फुली कनेक्टेड में नहीं देखते हो खोल के। अब मैं कह रहा हूं कि उसका मैंने ये डायमेंशनैलिटी, इतनी हाई डायमेंशनैलिटी का एक्स, जिसकी डायमेंशनैलिटी 10K है, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन अगर लर्न किया और इस डिस्ट्रीब्यूशन से एक पॉइंट सैंपल करोगे, तो वो कितनी डायमेंशनैलिटी का होगा? बोलो बोलो, जो भी सोच रहे बोलो। 1 डायमेंशनैलिटी का मतलब है क्या वो एक सिंगल वैल्यू होगी ऐसे? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एक मतलब होता है, मतलब ये होता है कि शशि जो है, शशि एक स्टूडेंट है मेरी क्लास के, ठीक है, और मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं। 60 के 60 बच्चे, जब मैं एग्जाम लूंगा 100 नंबर का, तो किसी भी बच्चे का कोई भी नंबर आ सकता है, 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। मैं कहता हूं कि शशि के कितने नंबर आएंगे अगर मैंने आज एक एग्जाम लिया? आप बोलोगे मेरे को क्या पता, तो मैंने कहा शशि ने आज तक मेरी क्लास में जितने भी एग्जाम दिए हैं, वो सारे एग्जाम उठा लो। वो सारे एग्जाम उठा लिए, शशि के मैंने सारे एग्जाम उठा लिया और यहाँ रख दिया। तो ये शशि ने जितने भी एग्जाम दिए वो उन सबके नंबर यहाँ रखे हैं। और ये है क्या? एक वेक्टर है। ये वेक्टर 0, 1, 2 से लेकर के कहां तक जाएगा? 100, क्योंकि इतने ही तो डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है शशि के नंबर की। फिर मैंने पूछा कि पहले वाले में कितने आए? तुमने कहा इतने। मैंने यहाँ से इसको 1 बढ़ा दिया, फिर मैंने इसको बढ़ा दिया, जो जो भी नंबर तुम्हारे आते गए, तो मैंने एक हिस्टोग्राम बना लिया। हिस्टोग्राम ये बता रहा है कि शशि के नंबर किस तरह के आते हैं, किन्हीं जगह पे ये पीक कर रहा होगा, जो तुम्हारे एवरेज नंबर होंगे, एवरेज की तरफ ये पीक कर रहा होगा, और ये गॉसियन टाइप का होगा। पॉइंट इज दिस कि ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं लर्न कर लूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं लर्न कर लूं और उसके बाद पूछूं कि शशि के कितने नंबर आएंगे, तो विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन आई कैन टेल यू दैट कि शशि के कितने नंबर आएंगे, एवरेज के बराबर आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर मैं एक गॉसियन ले लूं और उससे बोलूं कि जस्ट यू टेल मी सैंपल अ न्यू पॉइंट, अगर मैं इससे एक पॉइंट सैंपल करूं, एक पॉइंट, तो अगर एक पॉइंट सैंपल करता हूं तो वो कितने डायमेंशन का होगा? सिंगल डायमेंशन का। क्यों? क्योंकि भैया वो एक ही तो ना वैल्यू बताएगा कि शशि के कितने नंबर आ रहे, क्योंकि शशि के जो नंबर है 1 डायमेंशनल है। भाई 100 में नंबर आएंगे ना कुछ। लेकिन अब यहां पर आओ, अब मैं कहता हूं कि शशि के नंबर की बात नहीं हो रही है, शशि के हाई स्कूल के नंबर की बात करें तो वो 5 हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, समथिंग, तो 5 का वेक्टर है। तो अब अगर जो तुम्हारे मैथ में नंबर आए, जो बायोलॉजी में नंबर आए, तो अब जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना, वो 5 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करना है। अगर मैंने 5 डायमेंशनल, इसको मैं एक्स मानता हूं, अगर मैंने 5 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स लर्न किया और इसमें से एक पॉइंट सैंपल किया, तो उसमें मुझे 5 वैल्यू मिलेंगे। क्या?
कि मैथ के नंबर, फिजिक्स के नंबर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सो ऑन। अब अगर मैंने एक डायमेंशनल पकड़ा, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ा, और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये है जो कि 10 के डायमेंशन का है। क्यों? क्योंकि वो तो एक इमेज है ना, और इमेज के हर पिक्सल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 10 की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से एक पॉइंट सैंपल करता हूं तो उसके डायमेंशन क्या होंगे? अब बताओ शशि फिर से। सर 10 के होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि एक इमेज सैंपल होके बाहर आएगी, क्योंकि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही इमेज का है ना। तुम्हें समझ में आया कि तुमने ऐसे ही बोल दिया? सर समझ आया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। ये इमेज के ऊपर डिफाइन किया गया डिस्ट्रीब्यूशन है, इमेज के ऊपर डिफाइन किया गया डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करके मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल करूंगा तो मेरे पास एक इमेज ही सैंपल होके आएगी, क्योंकि 10,000 डायमेंशनल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो। ये बात आ गई होगी शशि आपको समझ में? यस सर। ओके, नाउ यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी कि मेरे पास 10,000 डायमेंशन के पिक्सल, 100 बाई 100, 10,000 पिक्सल है, और ऐसी कितनी इमेजेस हैं? 1 मिलियन इमेजेस है। ये मेरा टी डेटा सेट है। इसके अंदर आने वाला प्रत्येक पिक्सल जो है वो 0 से 255 के बीच में कोई भी वैल्यू पकड़ सकता है। तो पहली बात ये आती है कि दुनिया में ऐसी, तो बेसिकली इट्स अ 2D मैट्रिक्स। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर ये पिक्सल पकड़ूं तो ये 0 से 255, ये पिक्सल पकड़ूं 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, और अगर ये पूरी इमेज में देखूं तो प्रत्येक पिक्सल 0 से 255 के बीच में कोई भी वैल्यू पकड़ सकता है। तो 256 पॉसिबिलिटीज हुई, और कितने पिक्सल है ऐसे? इतने। तो इतनी डिफरेंट इमेजेस बन सकती हैं। गीतांजलि, ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। गुड। चंद्रेश कुमार, आपको समझ में आ गई? यस सर। गुड। अब आते हैं फिर से छोटी बात पे कि ये तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, कि यहाँ पर काला, यहाँ भी काला, यहाँ भी काला, यहाँ भी काला, और सब कोई काले हैं पिक्सल, तो वो भी इसके अंदर होगा। सारे व्हाइट है, वो भी इसके अंदर होगा। एक ब्लैक है, एक व्हाइट, एक ब्लैक है, एक व्हाइट, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, वो भी इसके अंदर होगा। तो सारी पॉसिबिलिटी, तो दुनिया में जितने भी 2D मैट्रिक्स बन सकती हैं वो सारी की सारी इमेजेस तो बनेंगी नहीं। वो सब इमेजेस नहीं होंगे, हालांकि बहुत बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर एप्रिशिएट कर पाए आप लोग, 256 की पावर 10,000, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग नंबर। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब मैं इमेज लेके जाऊंगा तो ग्रे लेवल को ऑकरेंसेस मैटर करेंगे। क्यों? अरे भाई, ये हेयर का पिक्सल है, इसके बगल में एक और हेयर का पिक्सल था, तो ये दोनों लोग को अकर करते हैं। भाई यहाँ पर अगर कुछ है, यहाँ पे कुछ है, और यहाँ पे कुछ है, और ये क्यों है? क्योंकि ये इमेज के अंदर है ना, क्योंकि ये आंख का था। अब ये बनी हुई है, मान लीजिए आपके सामने एक आंख, ये पिक्सल ऐसा है, ये पिक्सल ऐसा, ये पिक्सल ऐसा, और इनकी को ऑकरेंस होना जरूरी है क्योंकि वो एक आई का पिक्सल है। तो ग्रे लेवल को ऑकरेंसेस के कारण से क्या होता है कि हर तरह की इमेज नहीं बन के आ जाएगी, क्योंकि नॉइस नहीं बनाई जा रही है इसके अंदर, तो हर तरह की नॉइस भी आ जाएगी जो कि बनाई नहीं जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैन बी सीन एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जब भी मैं कोई एक्स चुनूं, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरा पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो मेरा डेटा सेट है उसके अंदर पढ़ने वाली एक इमेज
के लिए अगर वो मैं इमेज उठा करके इस प्रोबेबिलिटी को दूंगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को, तो एक हाई वैल्यू देगा। और कोई भी ऐसी इमेज जो मेरे डेटा सेट में नहीं है, अगर वो इसके अंदर पास करूंगा तो वो एक लो वैल्यू देगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको लर्न करने का क्या मतलब है? इसको लर्न करने का मतलब ये है कि मेरे पास सर्टेन सेट ऑफ पैरामीटर्स है जिसको कि मैंने थीटा बोल दिया, और ये थीटा के अंदर मैं इनको ऐसे लर्न करूंगा कि ये एक फंक्शन को लर्न कर लेंगे, और वो फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लर्न हो जाएगा। नाउ मुझे कैसा थीटा चाहिए? जो पैरामीटर्स मुझे चाहिए वो ऐसे चाहिए कि ये जो फंक्शन लर्न हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को लर्न करें। मतलब ये कि जब भी कोई एक्स मेरे टी या मेरे गिवन डेटा सेट से आ रही है, तो उसके लिए तो मैक्सिमम वैल्यू दे और बाकियों के लिए मिनिमाइज अदर्स करे। ऐसे थीटा निकालो, ऐसे परफॉर्मेंस पैरामीटर लाओ, ऐसे नेटवर्क के पैरामीटर सेट करो कि जब भी मैं उसे एक्स दूं और वो मेरे ट्रेनिंग सेट से आ रहा हो तो वैल्यू हाई आए, वरना वैल्यू लो आए। ये वाली प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम का मोटिवेशन आयुक्त आपको आ गया समझ में? आयुष गुप्ता, आप हैं अवेलेबल? आयुष गुप्ता, यस सर, कनेक्शन आपको एरर आ रहा है सर। आपको समझ आई बात? नहीं आई? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा कनेक्शन फेल हो गया था कुछ देर पहले अभी। हेलो, मैंने सिर्फ ये बताया कि टी मेरा डेटा सेट है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालनी है तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इस फंक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के अंदर मैं डेटा सेट की कोई भी इमेज पास करूंगा तो ये वैल्यू हाई देगा, वरना ये वैल्यू लो देगा। मैंने कहा कि मैं ऐसे थीटा पैरामीटर लर्न करना चाहता हूं। थीटा पैरामीटर मेरा न्यूरल नेटवर्क लर्न करेगा। जब जब इमेज मेरी डेटा सेट से आ रही होगी, प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी लो रहेगी। ऐसे ऐसे आई एम सॉरी ऐसे सारे पॉसिबल पैरामीटर्स को पकड़ो और वो पैरामीटर रिटर्न करो जो मैक्सिमाइज करे ये लाइक्लीहुड कि जब भी मेरा एक्स हो वो डेटा सेट से आए तो वैल्यू हाई हो। अब बताओ आयुष गुप्ता, समझ गए? यस सर। तो क्या समझे वो बताओ। सर हमें एक ऐसे थीटा की वैल्यू चाहिए जो हमारे लाइक्लीहुड को बढ़ाए, मतलब जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं उससे अगर डेटा जाता है तो उसको मैक्सिमाइज करेगा, प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा, और अगर अदर देन दैट कोई वैल्यू जाती है तो उसको मिनिमाइज करेगा। बिल्कुल ही सही कहा तुमने। ये बात अपने दिमाग में फिक्स करके रख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का मतलब ही यही है, क्योंकि बहुत देर तक लोगों को समझ में नहीं आता और ये किताब कहीं लिखा ही नहीं है। इतनी छोटी बात है कि इन्होंने लिखना ही नहीं जरूरी समझा, लेकिन समझना जरूरी है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि ये लर्न क्यों करा रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स? इसको कोई भी आदमी लर्न क्यों कराना चाहता है? अमन सक्सेना तुम बताओ, ये क्यों लर्न करना है भाई? सर दो 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 चीजें हो सकती है, तो अगर अपन को क्लासिफाई करना हो या फिर अपन को जनरेट करना हो, जैसे अगर कोई नया इमेज चाहिए चलो अपन मैं को। समझ गया, रहने दो, समझ गया। तुम बताओ अन्वेषा, अन्वेषा। हेलो सर। हाँ, ये क्यों निकालना है? सर बिकॉज हमें पता करना है कि वो इमेजेस डेटा सेट में है कि मतलब कहीं और से आ रही है, और अगर हमें कोई नया नया इमेज को सैंपल करना है जो हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में नहीं है बट वही टाइप का इमेज है, तो वो भी पता हो सकता है। मान लो डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तो कैसे पता करोगे कि डेटा सेट में है कि नहीं है? सर उसकी प्रोबेबिलिटी थीटा की वैल्यू हाई आएगी। चलो ठीक है, समझ गए। थीटा की वैल्यू नहीं आएगी। थीटा की वैल्यू क्यों आएगी? थीटा तो खुद एक पैरामीटर है, सॉरी, सेट ऑफ पैरामीटर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू हाई आएगी। हाँ,
अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं तो उस फंक्शन के अंदर x डाल के देखोगे तो वैल्यू हाई आएगी, अगर हाई आती है तो वो डेटा सेट का एलिमेंट है, वरना वो डेटा सेट का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो दो कारण थे ये समझने के, एक तो क्लासिफिकेशन कर सकते हो, दूसरा जनरेटिव। क्लासिफाई मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x दे दूं और कोई नया x पूछूं कि x1 बताओ मेरे डेटा सेट का है कि नहीं है, तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi निकाल लोगे, या x1 जो भी दिया गया, अगर हाई आ जाए तो यस और नो। दूसरा काम ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो इससे मैं सैंपल कर लूं, I just sample a new point and you are going to get a new x which is not in your data set, and you have got a new point, you have got a new image। तो जनरेशन भी कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, जो कि ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर है, ये 10,000 डायमेंशन का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू estimate such a very high dimensionality जिसकी है डिस्ट्रीब्यूशन में। इट्स अ वेरी हाई डायमेंशनल फंक्शन, इसको लर्न करना बहुत मुश्किल है। ये रियलिटी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रैंडम फंक्शन है। जो फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा वो आपको रैंडम ही लगेगा, है ना। दूसरी बात आती है कि को ऑकरेंसेस हो रही हैं इमेज के अंदर। को ऑकरेंस होती है कि अगर x1 पिक्सल ये है तो x2 पिक्सल हर तरह का पिक्सल नहीं होगा, x1 पर डिपेंड करता हुआ होगा। अगर x1 की वैल्यू ये है तो x2 हर के बदले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यूज ही चुन सकता है, और अगर x1 और x2 ये हैं तो x3 भी हर तरह की वैल्यू नहीं चुन सकता है, कुछ ही वैल्यू चुन पाएगा। इसको कह दिया डिपेंडेंसी, कि जो सारे रैंडम वेरिएबल हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते तो बात अलग होती है। तो एक आया, उसने कहा तो फिर एक काम करो ना, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x को इस तरह से लिखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 देन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन x1 देन मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 given x1 x2, what is the probability कि x3 हो, multiplied by the probability of x4 given x1 x2 and x3। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि एक्चुअल में ये इसका एक तरीके का डीजेनरेटेड फॉर्म हो गया, और हमने इसमें डिपेंडेंसी बिटवीन द रैंडम वेरिएबल्स को कंसीडर कर रहा और उसको लिख करके देखा। बट अभी भी ये जो है ना, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर बीइंग देयर। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक हल्का सा अंदाजा दिया था कि भाई z की तरफ जाते हैं, तो हमने बोला एक काम करो कि इस हाई डायमेंशनल वेक्टर जो कि 10K का है, ऑब्जर्वेशन इतनी बड़ी, यही मेरा ऑब्जर्वेशन है, यही मेरी इमेज है। मैंने बोला इसको लोअर डायमेंशनैलिटी पे प्रोजेक्ट करते हैं, और ऐसी लोअर डायमेंशनैलिटी होनी चाहिए जो इसको इन्फ्लुएंस कर रही हो। अगर मैं कुछ यहाँ पे बदलाव करूं, इनसे खेलूं, तो यहाँ भी कुछ बदलाव होना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर आइडली तो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो ये भी जरूरी नहीं है, तो ये तो ग्लोबल डिपेंडेंसी एक तरीके से होगी कि सभी एक दूसरे से डिपेंडेंट होंगे, तो लोकल डिपेंडेंसी भी हो सकती है सर। हाँ वो भी सही कह रहे हो। तो एक्चुअल में या तो ये बनाओगे या तो फिर बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई में बी डिपेंडेंट अपॉन एक्स आई माइनस 1, एक्स आई माइनस 2, एक्स आई माइनस 3, ऐसा कुछ करोगे, है ना। तो वो नेबरहुड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग CNN में लगाते भी है कि भाई ये पिक्सल के बारे में अगर जानना है तो इसके नेबरहुड से पूछ लेना। तो कुछ उस तरह की बातें करोगे, बट स्टिल इट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी, और ट्रैक्टेबल नहीं रहेगा। बताने की सिर्फ ये कोशिश की गई थी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं, और उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा रह सकता है, क्योंकि सारे पिक्सल्स तो इंडिपेंडेंट तो नहीं ही हैं, तो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है।
बट उससे कम ही डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं आपको एक 2D मैट्रिक्स या 2D इमेज दे दूं, देखो दूसरे तौर पे मैं इसी सवाल को डालता हूं, एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है जिसमें 100 by 100 उसकी 100 by 100 उसका डायमेंशनैलिटी है। ऐसी मैट्रिक्स अगर ये एक इमेज है तो इसकी रैंक क्या होगी? ये कभी भी फुल रैंक नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिटेंडेंट इंफॉर्मेशन है, और जिसके की कारण अगर उसके अंदर मैं कह रहा हूँ 100 by 100 इमेज की साइज है तो उसकी रैंक 100 आए, ऐसा नहीं है, हो सकता है उसकी रैंक 20 आए। क्यों 20 इसलिए आई क्योंकि भैया उसकी जो इमेज थी वो थी ये, जिसमें सिर्फ एक लाइन खींची थी बस ऐसे। लो अब वो 20 भी छोड़ो, वो तो 2 और 5 में चली गई, जबकि उसके अंदर हम 100 की बात कर रहे थे कि 100 इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम है, पता चला वो सब तो छोड़ो, इट इज हाईली रिटेंडेंट। अच्छा, इसी को मैं एक और सेंस में आपके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, इसी को मैं एक और सेंस में आपके सामने रखूंगा। सॉरी, VAE फुल इज दिस, ये क्या हो गया, एक मिनट है। और वो ये है कि क्या बता रहा था, हाँ, मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है, मतलब मेरे पास एक इमेज है ये, इस इमेज में एक लाइन है ये, और इसके अंदर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, किन्हीं भी दो के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। मैं आपसे कहता हूं कि इस लाइन को मेरे पास लिख के भेज दो कि ये लाइन क्या है, तो तुम मुझे ये इनफाइनाइट लाइन के जो पढ़ने वाले पॉइंट है ये सारे पॉइंट भेज दो। तुम मुझे 10,000 पॉइंट भेज सकते हो, लेकिन तुम मुझे क्या भेजोगे? 10,000 पॉइंट भेजोगे कि कुछ और चीज भेजोगे? कौन बता सकता है? ये हम लोग पूछते हैं प्रदीप। प्रदीप प्रदीप आपको सुनाई दे रहा है? प्रदीप नाग, प्रदीप नाग अवेलेबल है? हाँ बोलो। आप नहीं बोल पा रहे हैं, आपके माइक तो अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही बस। हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं पूछता हूँ अनुराग पांडे, आप बताइए। वैल्यू भी होनी चाहिए और लोकेशन भी होनी चाहिए कि कहाँ पे लाई करेगा सर। तो हमने वैल्यू बता दी ना, एक्स और वाई बता दिए, तो लोकेशन हो गई। वैल्यू क्या? वैल्यू तो कुछ नहीं है, लाइन के ऊपर वैल्यू क्या रहती है? तो यही होता है कि एक्स वाई लोकेशन क्या है ना। और उसकी इंफॉर्मेशन होगी क्या अटेंड कर रहा है, क्या कलर है, कैसा क्या है सर। कोई कलर नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, 2D मैट्रिक्स है। इट्स अ सिंपल 2D मैट्रिक्स इन विच वी आर हैविंग यस और नो कि वो लाइन की इक्वेशन, मतलब लाइन का वैल्यू क्या है। तो आपको मैं कोऑर्डिनेट, तो अगर आप मुझे एक लाइन पे पढ़ने वाले पॉइंट बताना चाहते हैं, बेसिकली आप मुझे एक इमेज भेज रहे हैं, आप जो मुझे इमेज भेज रहे हैं वो ऐसी इमेज है, ऐसी, तो आप मुझे क्या भेजेंगे? ये 1,000 या 10,000 ऐसे पॉइंट्स भेजेंगे या कोई और चीज भेजना चाहेंगे? क्या भेजना चाहिए आपको? वैसे तो पॉइंट्स ही सफिशिएंट है सर। पॉइंट सफिशिएंट है, आप मुझे 10,000 पॉइंट भेज सकते हैं। तो अगला आदमी आया, उसने कहा 10,000 पॉइंट इन्होंने भेजे, मैं तो 20,000 भेज सकता हूँ, क्योंकि वो आपने जो सैम्पलिंग की उससे हाई सैम्पलिंग पे उसने किया और उसने भेज दिए, वो और एक्यूरेट है। यस और नो? सर अगर लाइन है तो उसमें तो फिर 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, उन दोनों को अगर ड्रॉ कर जोड़ देंगे तो लाइन ही होगी सर वो, तो 2 सैम्पलिंग से हो जाएगा। तो आप 2 पॉइंट भेजेंगे, ठीक है ना? हाँ जी। आप अपना आंसर चुन लें, फिर मैं उसको बताऊंगा। तो आप मुझे 2 पॉइंट भेज सकते हैं, दूसरा आदमी मुझे 10,000 पॉइंट भेज सकता है, कोई आदमी मुझे इस लाइन की इक्वेशन भेज सकता है, ठीक है ना? यही था, तो कह रहे 2 पॉइंट भेजो चाहे लाइन की इक्वेशन भेजो, इट इज इक्विवेलेंट। नाउ द पॉइंट इज दैट कि इस इमेज के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन थी? तो आपने कहा अरे बस 2 पॉइंट की इंफॉर्मेशन भेज दो, बात ही खत्म हो गई। तो एक्चुअल में इसकी अगर साइज 100 by 100 थी तो उसमें उतनी इंफॉर्मेशन थी नहीं,
इट वाज हैविंग वेरी लेस डायमेंशनल इंफॉर्मेशन बिकॉज लाइन खींची हुई है, और लाइन के अंदर तो सिर्फ 2 पॉइंट बता दो, मेरी बात ही खत्म हो गई। तो आपने बोला कि even though it is 100 by 100, the data which is there inside this image, it is having a very less dimension। ये बात आ गई सभी को समझ में? तो डेटा जो होता है ये पंगा कर दिया, जो डेटा होता है ये it can easily be seen as some lower dimensional representation most of the time in terms of in cases of images। अगर वो इमेज है तो अच्छी बात है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये मेरा x है हाई डायमेंशनल और ये मेरा z है लो डायमेंशन। तो हमें चाहिए कि x से ऐसे z जिनके की डायमेंशनैलिटी बहुत कम हो, बट वो z को ऐसे z हो जो x को इन्फ्लुएंस कर सकें। जैसे मान लो मेरे पास एक डेटा सेट है लाइंस का। मैंने एक लाइन का डेटा सेट बनाया जिसमें अलग अलग तरह की लाइनें, कभी ऐसी होगी, कभी ऐसी होगी, कभी ऐसे होगी, अलग अलग तरह की मेरे पास, कोई ऐसे होगी, कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, व्हाटएवर डिफरेंट तरह के। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक है लेंथ, कलर, एंगल, विड्थ। ये देखो अलग अलग तरह की लेंथ है, ये देखिए अलग अलग तरह के कलर हैं, ये देखिए अलग अलग तरह के एंगल हैं, और ये मोटाई चौड़ाई ये सब अलग अलग तरह के। तो मैंने बोला कि मेरे पास ये 4 जो फीचर है 1 2 3 4, तो मेरे पास x का तो मतलब होगा ये पूरी लाइन पे पड़ने वाले सारे पॉइंट। और z क्या है? z है कि उसकी लेंथ क्या है, कलर क्या है, एंगल क्या है, विड्थ क्या है। लेंथ क्या है, कलर क्या है, एंगल क्या है, विड्थ क्या है। लेंथ क्या है, कलर क्या है, एंगल क्या है, विड्थ। यहाँ पर देखिए लेंथ क्या है, कलर क्या है, एंगल क्या है, विड्थ क्या है। देखिए यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, यहाँ पे विड्थ कम है, यहाँ पे और कम है, और कलर भी बदल रहा है और एंगल भी बदल रहा है। तो अगर मेरे पास एक ऐसी इमेज है तो ऐसी इमेज को या तो इस इमेज को देख लें, या तो फिर आप इसके लेटेंट रिप्रेजेंटेशन को देखें, जो कि क्या बता रहा है कि भाई इसका कलर तो नीला है, लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, और एंगल इसका ये है। आप समझे? तो इसके अंदर ऐसे तो देखें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो कि x के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर हम उनके अंदर से बाहर ये निकाल लें कि वो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो z1 z2 z3 जब ये पॉइंट्स ना आकर के सिर्फ 4 वैल्यू है और ये 4 वैल्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो आप लगभग कुछ ऐसी चीज बना सकते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करती है वो 4 चीजें। ये वाली बात सभी को समझ में आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने डायग्राम ऐसे ही मतलब बना करके आपके लिए रखा। किससे पूछा जाए? स्वप्निल तुम बताओ। स्वप्निल जी सर, आप ये बात समझ गए जो मैंने बताया आपको? हाँ सर, लेटेंट मतलब वेरिएबल। ये कि मैं या तो हाँ लेटेंट वेरिएबल वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेटेंट वेरिएबल हिडन वेरिएबल होते हैं, दिखते नहीं है। तो अगर मैं ये डेटा सेट आपके सामने दिखाऊं, तो अगर मैं बोलूं इस लाइन के बारे में बात करो, तो क्या तुम मुझे, अब मैं कह रहा हूं इस लाइन के बारे में बात करो, तो तुम मुझसे कैसे करोगे कि सर ये जो लाइन है इसके ये इनफाइनाइट पॉइंट है, इसके बीच में ये सारे पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ और मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। दूसरा लड़का है, उसने कहा अरे सर वो जो मोटी वाली है ना, नीले नीले रंग हरे रंग की जो लंबी सी है, वो वाली बात कर रहा हूँ। तीसरा लड़का आया, उसने बोला मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ जो सबसे मोटी है, सबसे चौड़ी है। देखिए आप अब पॉइंट नहीं बता रहे मुझको डिटेल में, बल्कि आप मुझे उसका एक लेटेंट रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं और उतने से समझ में आ जाता है कि किस लाइन की बात हो रही है। बात आई आपको समझ में? हाँ सर, हाँ सी कंप्यूटेशन इजी हो गया। कंप्यूटेशन इजी हो गया, और क्यों? क्योंकि बताना भी इजी हो गया। तो इसीलिए हम लोग x से भागे z की तरफ, x से भागे z की तरफ। ठीक है शशि, सॉरी स्वप्निल, ओके। नाउ द पॉइंट इज कि मेरे पास ये x है, मेरे पास ये z है, इनको निकाल लेंगे, मैपिंग वैपिंग लर्न कर लेंगे। निकालना क्या है हमेशा याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि जब सीधे रास्ते से गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये m1 पहला तरीका, इसमें हमने निकालने की कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली क्या पता चला, अरे ये बहुत ही इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है, नहीं निकाल सकते, सॉरी। दूसरे तरीके पे आते हैं, उसने कहा कि अब x से नहीं काम करेंगे, x को गिराएंगे किसमें? z में। तो x भी है और z भी है, वी आर हैविंग टू
वेरिएबल, एक एक्स और एक उसी का लेटेंट रिप्रेजेंटेशन, और ये जॉइंट प्रोबेबिलिटियां हमने ब्रेक की और मार्जिनलाइज किया जाता है प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से कि जेड पे हमने मार्जिनलाइज किया। कोई भी एक्स चुनोगे और ऑल पॉसिबल जेड्स के लिए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आती है, दैट इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, जिसका कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला ये कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू कि z के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और गिवन दैट z x के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई सीधी सी तो ना बात है। x पहले तो कहता है कि गिवन दिस z, गिवन इस मोटाई, गिवन अ पर्टिकुलर मोटाई, चौड़ाई, रंग और विड्थ और हाइट और दिस, गिवन दैट इस x के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाइड बाय इस z के, मतलब ऐसी इमेजेस मेरे डेटा सेट में कितनी है जिनकी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और रंग ऐसा हो, यही तो मल्टीप्लाई किया और ऑल जेड्स के लिए हमने इसे इंटीग्रेट किया। ये मेरा इसी से जॉइंट प्रोबेबिलिटी का निकला हुआ फॉर्मूला है। ये दोनों बातें आपने देख ली, लेकिन अब आप यहाँ पे फिर आकर के आपको देखे और पता चले कि ये कितने जेड पे मार्जिनलाइज होगा, कितने सारे जेड हो सकते हैं, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी ऑफ जेड के लिए आप निकालेंगे, क्योंकि आपको इस x को देखना है कि कौन सा गिवन दिस z, तो यहाँ पे कितने तरीके के z हो सकते हैं। आप लोग अरे इनफाइनाइट टाइप की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हो सकती है, इनफाइनाइट टाइप के कलर हो सकते हैं, या फाइनाइट टाइप के भी, लेकिन बहुत सारे कलर हो सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स पे हो सकती है लाइन, कभी लाइन ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी। इसका क्या मतलब है कहना कि जो z है वो खुद भी pz निकालना भी मुश्किल है, क्योंकि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो है वो भी तो एक हाई डायमेंशनल, z खुद भी जो हमने डिवाइड करके उसकी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस किया वो भी एक हाई डायमेंशनलिटी है। तो मान लिया कि z की डायमेंशनलिटी x की डायमेंशनलिटी से कम है, बट स्टिल ये चीज को एस्टिमेट करना और ऑल पॉसिबल जेड्स के लिए इट इज बिकमिंग वेरी इंट्रैक्टेबल, तो हम नहीं कर पाते। ये दोनों चीजें गई। मैं आपको बार बार ये दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंत में कुछ ऐसा करेंगे जो आपको बहुत देर तक समझ में ही नहीं आएगा। बाद में आपको लगेगा कि अरे ये तो किसी ना किसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की ही बात कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहा है, ना कि कान को ये उल्टे हाथ से घुमा करके दूसरे एंगल पे जाके पकड़ता है, सीधे नहीं पकड़ पा रहा। ये मैंने आपको बताया, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ही निकालनी है। गैन भी निकालता है, VAE भी निकालता है, बट VAE इनडायरेक्टली निकालता है, ये डायरेक्टली निकालता है। जब गैन पढ़ेंगे तो दिखाएंगे डायरेक्टली निकाल रहा होगा। खैर ये बेस थ्योरम है, इसके बारे में लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, इसलिए अभी छोड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स की। देखो कई किसी भी तरीके से अभी नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास x जो ऑब्जर्वेबल है और जो z जो कि ये n डायमेंशनल x है, m डायमेंशनल z है और n की डायमेंशनलिटी बहुत ज्यादा है। चलिए किसी तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन z, समझते हैं क्या है, ये मेरा एनकोडर मैपिंग फंक्शन है। एनकोडर x लेता है, क्या देता है, z देता है। क्या मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ? मैंने कहा कि क्यों, मैंने कहा वो तो बाद में देखेंगे कि क्यों, लेकिन क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हम? हमने कहा देखो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर एक x दे दिया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग z कैसा होगा। एनकोडर है ना, ये सभी को समझ में आ रहा है, ये एक एनकोडर है जो कि x लेता है, z बनाता है, और एनकोडिंग फंक्शन, यही फंक्शन लर्न होता है मेरे एनकोडर के अंदर। क्या मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली एस्टिमेट कर सकता हूँ? तो क्लोज फॉर्म में जाकर के देखेंगे कि ये कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इस पर डिपेंड करती है। ये फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता है वो प्रोबेबिलिटी में जाकर के एक बार देख लीजिए, फॉर्मूला है। जैसे ही मैंने लिखा कि ये निकालना चाहता हूँ, आपने बोला इसका फॉर्मूला ले ये है और नीचे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और तुरंत आपने कहा कि भाई जब तुम यही तो निकालना चाहते हो और ये निकाल पा नहीं रहे हो तो ये भी कहां से निकाल लोगे? मैंने कहा सही कह रहे हो, नहीं निकाल पाएंगे। तो तीसरी बार हम फेल हो गए और हम फिर से नहीं निकाल पा रहे हैं जो भी कुछ हम निकालना चाह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि अब मैं हार नहीं मानूंगा और मैं कहता हूं कि मुझे निकालना तो ये है, अभी एक्चुअल में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे। तो उसके बदले चलो एक काम करके देखते हैं, टाइम बीइंग क्या मैं ये एनकोडर के करस्पॉन्डिंग जो एनकोडर प्रोबेबिलिटी लर्न करने की कोशिश करेगा वो फंक्शन निकाल सकता हूं क्या? तो आपने बोला कि ये फंक्शन तो नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने ऊपर देखा,
तो मैंने कहा कि क्या हमको इसको निकालने का कोई तरीका है, तो मैंने कहा इसको निकालते हैं, और इसको हम निकालेंगे एक दूसरे फंक्शन के तहत, एक प्रॉक्सी फंक्शन पकड़ा, दैट इज QZ फंक्शन। हमको ये निकालना है, नहीं निकाल पा रहे हैं, हमने कहा हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे एक फंक्शन से जो कि QZ फंक्शन है, और ये फंक्शन हमें एस्टिमेट करना है। मैं ये निकालना चाहता हूं, नहीं निकाल सकता, ये निकालता हूं, ऐसे निकालो कि ये जो फंक्शन है ये इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, ये दोनों दोस्त हो, इतने बड़े दोस्त हो कि ये दोनों ऑलमोस्ट, जो कुछ मैं इससे पूछना चाहता हूं अगर ये पकड़ में आ जाए तो इसको भी मार मूर के मैं वो सब चीज पूछ लूं, इतनी दोस्ती है इनमें। तो ये इसके बहुत पास में होना चाहिए, ये फंक्शन इसके बहुत पास में होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये फंक्शन तो चूंकि इंट्रैक्टेबल हो गया, आपको दिखाया हम नहीं निकाल सक रहे थे, इंट्रैक्टेबल हो जा रहा है, ये फंक्शन ट्रैक्टेबल फंक्शन की फैमिली में हो। दो बातें बोली मैंने आपके सामने, क्या बोला कि ये निकालना चाहता हूं, नहीं निकाल सकता, तो चलो ये निकालता हूं जो कि इसके एक तो बहुत पास में हो और ट्रैक्टेबल भी हो। मतलब क्या, मतलब ये कि QZ निकालो, ऑल पॉसिबल ट्रैक्टेबल फैमिली ये है L वो फैमिली है जो इनकम टैक्स भरती है, ठीक है। अगर इनकम टैक्स भरती है और सरकारी मुलाजिम है, ऐसा कुछ है, तो उसको पकड़ना आसान है। तो और ये बदमाश चोर है, इसको पकड़ना मुश्किल है। मुझे बदमाश चोर का कोई एक सरकारी मुलाजिम एक ऐसा चाहिए जिसके के थ्रू मैं आसानी से उसे पकड़ सकूं। तो मुझे क्या चाहिए कि ये जो इसका, ये चाहिए जो इसका दोस्त हो, दूसरा ट्रैक्टेबल फैमिली में हो, ट्रैक्टेबल फैमिली। तो मैंने बोला ये फैमिली का नाम है L, दैट इज एक्चुअली ट्रैक्टेबल। ऐसे सारे डिस्ट्रीब्यूशन जिनको कि ट्रैक किया जा सके, अरे जैसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉसियन मिक्सचर मॉडल है, और कोई भी मॉडल जिसको कि हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और ये अनस्ट्रक्चर्ड है। हमने क्या बोला कि पहली बात ये कि तुम KL डाइवर्जेंस ऑल पॉसिबल, मतलब मैंने QZ घुमा दिए, मैंने कहा दुनिया में जितने भी QZ हो सकते हैं सारे QZ पकड़ो और हर QZ का डिस्टेंस इससे मिनिमाइज करो। ऐसे QZ लो जो इसके सबसे पास में हो, कोई ना कोई QZ की तो इससे दोस्ती होगी ना, नहीं भी होगी तो कुछ ना कुछ तो दोस्ती होगी, एग्जैक्टली बराबर नहीं जाएगा तो सिमिलर तो होगा। ऐसे QZ जो इसके सिमिलर हो, पहली बात, और ट्रैक्टेबल हो, उसको मैंने बोला QZ। चलो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। इसके ऊपर हम लोग पूछते हैं कि किसी को कोई सवाल पूछना हो तो ये सवाल पूछ सकते हैं। अंकित कटियार तुम पूछो। अंकित कटियार किधर गए? अंकित कटियार है जी सर। पूछो तुम, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? सर हम ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? हाँ ये अभी आगे आएगा कि ये सब करना, ये वाला काम क्यों करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या तुम ये समझ गए हो कि तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ X क्यों निकालना है? यस सर। हाँ अब वही निकालने के लिए सब कर रहे हैं, वेट करो अभी आ जाएगा कि ये क्यों करना चाह रहे हैं। लेकिन हमने बोला कि अब वो सब तो निकाल नहीं सकते P of X, तो एक काम करो कि तुम जो है, जैसे नहीं हमने कहा तुम कुछ पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो हमने कहा जाओ एक काम करो पहले बद्रीनाथ हो आओ। तो तुम कहोगे कि इसका इससे क्या रिलेशनशिप है? मैंने कहा भी बताता हूँ। वैसे ही मैंने कहा P of X नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, रुक जाओ, जाओ पहले इसको निकाल लो, इसको। तुमने कहा ये नहीं निकाल सकते भाई, और क्यों निकालना? तो हमने कहा एक काम करो, बताएंगे क्यों निकालना, लेकिन अभी इसको निकालो और ऐसे निकालो कि ये इसके जैसा हो। ये चीज एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ये तो एस्टिमेट कर नहीं पा रहे, तो इसको एस्टिमेट करते हैं जो कि एक ट्रैक्टेबल फंक्शन है और इसके बारे में कुछ जानता है। अरे खुफिया आदमी हो ना, पुलिस के तरीके से काम करोगे, इसको नहीं पकड़ सकते, ये डॉन है ना, डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, तो इसको नहीं पकड़ सकते। तो तुमने खबरी लगा दिया उसके पीछे, ये खबरी जो है ये तुम्हारा आदमी है, तभी तो हमने कहा ना ये ट्रैक्टेबल है, तुम्हारा आदमी है, इसको लगा दिया इसके पीछे। और इसलिए क्योंकि ये इसके बारे में जानता है अच्छे से, तभी तो हमने कहा कि इन दोनों का KL डाइवर्जेंस बहुत कम होना चाहिए। तो दुनिया में जितने भी QZ हैं जो मेरे खबरी हैं, उनमें से मैं वो खबरी को, स्पाई को पकड़ना चाहूंगा जो इस डॉन के पास पहुंच सके और ताकि उनका KL मिनिमाइज हो। तो सारे QZ में, क्योंकि सारे मेरे जो QZ है वो ऐसे होने चाहिए जो ट्रैक्टेबल हो, मेरे कंट्रोल में हो,
और उन ऑल पॉसिबल QZ से मैं किसी ना किसी तरीके से क्या चाहता हूं करना, वो QZ खोजना जो कि इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रखता हूं, वो मेरा ऑप्टिमल QZ होगा, इसको मुझे निकालना है। अब बताओ अंकित कटियार, ये बात तुम्हें समझ में आई? यस सर। क्यों करना है, पहुंचाऊंगा। बहुत कॉम्प्लेक्स टेढ़ी खीर है यार, ये समय लगेगा आप पे पहुंचने में। बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा स्लो जा रहा हूँ। कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बोर हो जाएं तो मैं बीच में कहानियां डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि यार ऑनलाइन है, बहुत से लोग चाय वाय पीते रहते हैं, बीच में गायब भी हो लेते हैं, तो रिपीट होता रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ चलिए मैं मिस नहीं किया कुछ। चलिए, तो अब अगर आप ये समझ गए तो मैं फिर से इसी बात को रिपीट करूंगा कि ये निकालना चाहते हैं, वाया दिस निकालना चाहते हैं, जिसका कि डिस्ट्रीब्यूशन नोन है। इसीलिए तो उसको ट्रैक टेबल बोला, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नोन है। वो स्पाई इसलिए है क्योंकि मुझे उसका घर का भी पता है, उसके माता पिता कौन है, शुरू से मैं उसको जानता हूँ। ये एक ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे इसको एस्टिमेट करना है इसके थ्रू, जो कि एक ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑल पॉसिबल ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशंस में से वो ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका कि KL इसके सबसे पास में हो, इसीलिए मैंने KL डाइवर्जेंस आपको समझाया था शुरू में। जब ये बात समझ में आ गई तो अब आपको शायद वो जो कल मैंने कहा था एक KL डाइवर्जेंस लिखो, जब KL डाइवर्जेंस समझाया था तो मैंने कहा था ना QZ और PZX के बीच का KL लिखो, सबने लिख लिया था और ये फार्मूला भी बन के आ गया था, इसलिए लिखवाया गया था वो KL डाइवर्जेंस का फार्मूला कि ये डॉन है, इसको पकड़ना नामुमकिन है, तो हमने इसको पकड़ने के लिए एक स्पाई लगाया और ऑल पॉसिबल स्पाइस में से वो स्पाई पकड़ना चाहता हूं जो इस डॉन के बारे में जानता हो, जिसका कि KL डाइवर्जेंस इस डॉन के आसपास हो, और वो फार्मूला ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना है कि ये वाली चीज सभी लोगों ने कल कर ली थी। आई रिक्वेस्ट दैट कि जिनके पास कॉपी पेन है वो प्लीज कॉपी पेन उठा लें और ये चीज लिखें कि KL QZ probability of Z given X is equal to, जो ऊपर लिखा था, माइनस समेशन QZ log of probability Z given X by QZ। मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, ये पहले से ही लिखा हुआ है ऊपर। अब आती है बात कि ये क्या है। ये तो बहुत ही सरल है, इसकी फार्मूला लिख दो। अभी मैंने लिखा था Z given X का अगर फार्मूला चाहिए, probability of, this is the joint distribution divided by Px, joint distribution divided by Px। अब अगर मैं इस ही बात को इस तरह से लिख दूं, देन क्या, मैंने बस अब इसके बाद ये किया कि इसको इस तरह से लिख दिया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों ये माइनस कर दिया, क्योंकि ये माइनस नीचे था ना, डिवीजन में था, तो हमने इसको माइनस करके लिख दिया, ये यहां और ये यहां। अब इसी में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आप लोग हाथ से लिखते जाओ, आप लोग समझ जाओगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं, अब ये पिक्चर की तरह नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ जाएंगे। QZ दिस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग ऑफ दिस। अब आप ध्यान दें कि ये जो समेशन है, ये समेशन है, ये समेशन Z पे है और ये तो X की टर्म है। तो अगर मैं फॉर ऑल Z लूंगा तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग X तो फिक्स है, तो वो बाहर आ सकता है, और जब बाहर आ सकता है तो ये क्या बन गया, समेशन Z QZ, समेशन Z QZ। अब कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर सारे Z के लिए जोड़ दोगे तो 1 बन जाएगा, सारे जोड़ दोगे तो 1 बन जाएगा, तो ये 1 बन गया। तो यहां क्या बचा, दिस थिंग और लॉग ऑफ Px। ध्यान दें, KL ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, जिसको कि हम निकालना चाह रहे थे, और इसको क्या करना था, इसको तुम मिनिमाइज करना चाह रहे थे, इसको मिनिमाइज करने गए तो तुमने कहा कि दैट थिंग इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर वो KL टर्म लिखा हुआ है, ये वाली टर्म इधर ले जाएं तो log Px इक्वल टू log ऑफ Px इज इक्वल टू दिस प्लस दिस।
ये बड़ी खतरनाक इक्वेशन की तरफ आ गए हैं और इस इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये ओरिजिनल VAE के पेपर में भी डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन ये नॉन लिटरेचर है, किसी ने बनाया नहीं, नॉन लिटरेचर है। शुरू से ही लोगों को इन्फरेंशियल लिटरेचर में ये आ रखा है, बेसियन इन्फरेंसेस वगैरह के अंतर्गत लोगों ने इसको समझ रखा है। दिस इज log of px, दिस इज KL डाइवर्जेंस ऑफ दिस, एंड दिस इज जो मेरी ये टर्म यहाँ लिखी हुई थी। ध्यान दें, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात आएगी कि x क्या है। x मेरी एक इमेज है, जिस इमेज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं उस इमेज से मैंने एनकोडर के अंदर जब उसे पास किया तो मुझे कुछ एक z मिलता है। उस z का निकलने वाला डिस्ट्रीब्यूशन और उस x से बनने वाले z, यही तो निकालना था, ये तो नहीं निकाल पा रहे थे। और ये क्या है, ये मेरे मैपिंग फंक्शन है। तो जो z बना रहा है x, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ z गिवन x, ये जो KL डाइवर्जेंस है, इसमें क्या जोड़ा गया, ये इंफॉर्मेशन। अच्छी बात है। तो अगर मैं एक इमेज पे काम कर रहा हूं x, तो फॉर दैट आइटरेशन दैट x इज फिक्स। भाई x तो वही है ना जिस x के ऊपर काम कर रहे हो, एक x है, अभी तो बदल नहीं रही। विद इन अ बैच आपने 5x चुने, 5x मतलब x1, x2, x3, x4 और x5। और ये जो पांचों x लिए, ये आपने एक साथ अपने बैच को दिखा दिया अपने नेटवर्क को, तो वो तो x फिक्स है, वो तो बदलने नहीं वाले। और मान लो कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन तुम निकालने जा रहे हो वो तुम्हें पता होता, या कहीं ना कहीं भगवान है उनको पता है वो डिस्ट्रीब्यूशन, और जब वो वैल्यू उन x1, x2, x3 इन फिक्स वैल्यू अंदर रखोगे तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो बाहर आएगी वो फिक्स ही बाहर आएगी, क्योंकि नेटवर्क का वो फंक्शन तो फिक्स ही है ना, वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो फिक्स है। और जब x भी फिक्स है और p भी फिक्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x फिक्स रहेगी। तो ये बेसिकली फॉर दैट बैच, फॉर दैट आइटरेशन, ये वैल्यू फिक्स है। दिस इज एक्चुअली कांस्टेंट। अगर ये संख्या कांस्टेंट है, क्योंकि x बदल नहीं रहा, ये संख्या कांस्टेंट है, तो गिवन दैट x, चूंकि ये कांस्टेंट है, आपके पास आया दिस प्लस दिस। आप इसको मिनिमाइज कर रहे थे। अगर एक चीज, दो चीजों का जोड़ अगर एक कांस्टेंट के बराबर है, दो चीजों का जोड़ अगर एक कांस्टेंट के बराबर है और एक चीज को मिनिमाइज कर रहे हो, तो दूसरी चीज क्या हो रही होगी, मैक्सिमाइज हो रही होगी। ये बात सभी को समझ में आ गई? क्या नाम है, अनुष्का है, अनुष्का? हाँ, ये बात आपको आ गई समझ में? हाँ, ये कांस्टेंट है, अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो इसको मैक्सिमाइज कर, अपने आप मैक्सिमाइज हो रहा होगा, आपको कुछ करना नहीं, अपने आप हो रहा होगा। तो फिर पता ये चला कि यार ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे इसको मैक्सिमाइज। लेकिन क्यों, अभी बात करते हैं उस विषय पे भी। पहली बात आ गई कि आपको निकालना क्या था, आपने कहा था मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालनी है, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ x को निकालना चाहते हो, टच नहीं कर सकते। एक बात बताओ कि ये KL डाइवर्जेंस है और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये है, क्योंकि KL डाइवर्जेंस या तो पॉजिटिव होगी या उससे बड़ी होगी। तो अगर सबसे कम वैल्यू भी ले ले तो ये 0 होगी। अगर ये 0 है तो ये जो वैल्यू है इतनी तो बची ही रहेगी। तो इसकी सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, ये। इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएशनल लोअर बाउंड ऑफ px, और इसी को कहते हैं एविडेंस लोअर बाउंड। एविडेंस का मतलब ये है, एविडेंस का मतलब x होता है, एविडेंस की प्रोबेबिलिटी px है और एविडेंस की लॉग प्रोबेबिलिटी ये है। एविडेंस लॉग प्रोबेबिलिटी का लोअर बाउंड है ये। खतरनाक बात आ गई है, एविडेंस, इसी को एल्बो भी कहते हैं, एल्बो। एविडेंस लोअर बाउंड का मिनिमम ये हो सकता है। और अगर मैं किसी फंक्शन के मिनिमम को मैक्सिमाइज करूं, अगर मेरी क्लास में
तुम्हारे जो नंबर आते हैं वो एक फंक्शन के तहत निकलते हैं, और उस फंक्शन के लोअर बाउंड को मैं मिनिमाइज करूं कि जो तुम्हारे सबसे कम नंबर आ सकते हैं, मैं तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे सबसे कम नंबर जो आ सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा हो, तो मेरा फंक्शन भी मैक्सिमाइज होगा। अगर मैं किसी फंक्शन के लोअर बाउंड को मैक्सिमाइज करता हूं तो मैं फंक्शन को भी मैक्सिमाइज करता हूं। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये बात देखते हैं दिव्यांशु समझ गए कि नहीं। दिव्यांशु तुम बताओ। सर। आप समझे ये बात? यस सर। यस सर, गुड, अच्छी बात है। तो जैसे ही आपने ये बोला तो मैंने कहा कि भाई ये मेरा फंक्शन है, हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं। चूंकि ये मैक्सिमाइज हो रहा है तो ये लॉग प्रोबेबिलिटी जिसको कि तुम टच नहीं कर पा रहे थे, एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे, मैक्सिमाइज होगी। और अगर ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज होती तो कौन कर रहा है? मेरा न्यूरल नेटवर्क ही तो ना कर रहा है। तो मैं अपने न्यूरल नेटवर्क से कहूंगा कि तुम इसको मैक्सिमाइज करो, बदले इसके कि जब तुम इसको मैक्सिमाइज कर रहे होगे तो डू नॉट वरी, बैक एंड में किसी ना किसी तरीके से ये भी मैक्सिमाइज हो रहा है। और अगर ये मैक्सिमाइज हो रहा है तो यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव था ना। ऐसा थीटा निकालो, आर्ग मैक्स थीटा, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कमिंग फ्रॉम माय टी जो है ये मैक्सिमाइज हो जाए। तो यही तो मैक्सिमाइज हो रहा है, जबकि मैं उसके लोअर बाउंड को मैक्सिमाइज कर रहा हूं। ये चीज यहां लिखी हुई है। 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, ध्यान दें सभी को। लॉग QZ log PX दिस, यही चीज मैं नीचे फिर से लिखूंगा, बस एक बार आपके सामने नए तरीके से रीड्रॉ कर रहा हूं वेरिएशनल ऑटो एनकोडर को। X है, अंदर जाता है, Q है, फाई पे पैरामीटराइज्ड है, ZX है, आप समझ गए क्यों? क्योंकि X से Z बन रहा है। ये निकल के बाहर आते, सैंपल करता हूं, Z बनता है, अंदर देता हूं, और प्रोबेबिलिटी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये थीटा पे पैरामीटराइज्ड है। इसके पैरामीटर फाई है, इसके पैरामीटर थीटा है, और ये एक्स से सॉरी ये है जेड से एक्स बना रहा है। जेड अंदर जाता है तो एक्स बन के आता है। ठीक है, यही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। जस्ट मैं आपके सामने एल्बो, जिसको कि मैंने एविडेंस लोअर बाउंड का नाम दिया था, यही एक्चुअल में मेरा लॉस फंक्शन है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का। अगर आप एग्जैक्ट पेपर खोलेंगे तो यही लॉस फंक्शन वहां दिया रहेगा एल्बो का, जिसमें क्या लिखा होगा कि थीटा और फाई निकालो और एक्स और जेड के पास करते हुए, एक्स पास होगा जनरेटर को, सॉरी एक्स पास होगा एनकोडर को, और जेड पास होगा डिकोडर को, और थीटा पैरामीटर है डिकोडर के और फाई पैरामीटर है एनकोडर के। जो ये लॉस फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा, ये जो लॉस फंक्शन है ये रिकंस्ट्रक्शन लॉस और केएल डाइवर्जेंस लॉस, ये एक्चुअल में एल्बो नहीं है। एल्बो तो मैंने कहा लिखा था आपके सामने, एल्बो ये लिख के दिया था। ये एल्बो है जिसको कि मैं आपके सामने पहले तो मैं एक्चुअल लॉस लिख के दिखा रहा हूं वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का, जो कि ये है 1 KL डाइवर्जेंस एंड 1 रिकंस्ट्रक्शन। बट हाउ वी आर गेटिंग दिस मैं अभी आपको दिखाता हूं। लेट अस राइट द एल्बो फर्स्ट। ये था मेरा एल्बो, अभी आपके सामने मैंने लिखा था, कोई नई बात नहीं लिखी हुई है, एग्जैक्टली यही एल्बो लिखा हुआ था। देखो यहाँ पे मैंने Z जो है कमिंग फ्रॉम, ये कॉम्प्लेक्स टाइप की एक बात लिख दी है। क्या मतलब है इसका? भाई Z कमिंग फ्रॉम वेयर? ये एनकोडर, एनकोडर को जब X लेकर के दिखाया तो जो Z बना, एनकोडर को जो X लिया और दिखाया और जो Z बना वो 5 पैरामीटराइज्ड नेटवर्क है। और वो जो Z निकल करके आया वो Z, वो सारे Z के लिए मैं यहाँ पे समेशन लगा रखा है। किसके ऊपर? QZ log ऑफ दिस। यही मैंने पीछे अभी एल्बो लिखा था आपके लिए। मेरा सजेशन है कि लोग अपने हाथों से करते रहे, और जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तो अपने हाथ से एक बार कॉपी में फिर से करके देखें। QZ PZ बाई जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड QZ। अब इसको जरा खोल देते हैं। जैसे ही खोलेंगे तो QZ ऐसे ही रहेगा, लॉग ऑफ ये ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाले को खोल के ये फॉर्मूला बना करके लिख दिया। हाँ, फिर क्या? फिर हमने इसको जो है 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक ये और एक ये।
मतलब बेसिकली एक हमने इतने को ले लिया और एक हमने ये और ये इतने को ले लिया, तो ये आ गया दिस एंड दिस। अब देखो ध्यान से कि क्या है, तो ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। ये क्या है, ध्यान दे, ये वेइंग हो रही है किस फंक्शन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ z से q की। तो हमने बोला कि ये क्या है, ये ध्यान दिया जा सकता है कि फॉर ऑल z's हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं। भाई समेशन का मतलब होता है एवरेज करना, और आप पूछते हैं किसके थ्रू वेइंग करके, तो हमने qz के थ्रू वेइंग करके एक्सपेक्टेशन निकाली हुई है। और ये एक मिनट, लॉग ऑफ दिस थिंग, तो वो चीज यहां पर है। और ये चीज जो है ये बेसिकली ये QZ की टर्म्स में आप उसको क्या कर रहे हैं, QZ की टर्म्स में आप उसको वेइंग कर रहे हैं। तो ये हमारा डिकोडर है। तो जो भी Z's आ रहे हैं जो मेरे डिकोडर से आ रहे हैं, अब ध्यान दे ये क्या लिखा है, जो भी Z जो मेरे डिकोडर से आते हैं अगर उनको उठा करके मैं अपने एनकोडर को दे दूं और उससे X बनाऊं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है लॉग प्रोबेबिलिटी उसको मैक्सिमाइज करो सो दैट कि वो मेरे डेटा सेट में। फिर से आपके सामने पढ़ता हूं, इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि एक X था उसको एक Z बनाया, कैसे, फाई से पैरामीटराइज्ड मेरे एनकोड डिकोडर से, मैंने उल्टा लिखा हुआ है, ये एनकोडर है बेसिकली, जो कि ये उल्टा लिखा हुआ है, ये एनकोडर है। मैं अभी ही इसको जरा ठीक कर देता हूँ, ये मैंने पहले कर दिया था। ये एनकोडर है और ये डिकोडर है। मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि एक X जो मुझे मिला उसको मैंने एक Z कैसे बनाया, अपने फाई नेटवर्क से जो कि मेरा एनकोडर था उससे पास किया। जो Z आए, जितने भी Z आए वो सारे Z के एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं। लेकिन किस चीज की, कि जब वही Z उठा के मैंने X को दे दिया, और सॉरी वही Z से मैंने X बनाया, कैसे, थीटा से जो पैरामीटराइज था मेरा डिकोडर, उसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है उस लॉग प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करो। कैसा लगा ये जो है, सर एक बार रिपीट करना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दे। सबसे पहले एक बार ये डायग्राम मैंने इसीलिए यहाँ बनाया था, ये सब लोग पहले अपने दिमाग में इस बात को उतार ले कि ये क्या है, ये एनकोडर है, ये क्या है, ये डिकोडर है। एनकोडर फाई पे पैरामीटराइज्ड है, डिकोडर थीटा पे पैरामीटराइज्ड है। एनकोडर एक्स को लेता है जेड बनाता है, एक्स को लेता है जेड बनाता है। डिकोडर थीटा पे पैरामीटराइज्ड है और जेड को लेता है और एक्स बनाता है। एक्स जेड लिया, जेड से लेके एक्स बनाता है, बल्कि एक्स हैट बनाता है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर दिया करते थे, एक्स माइनस एक्स हैट। यही दिखाना है कि ये यहाँ क्यों आता था। लेकिन अल्टीमेटली आपने क्या दिखाया यहाँ पे कि भाई जो आपने पूरी बात बनाई वो पहले हिस्से में जो ब्रेक हुई आपके लॉस की, वो ए ये है। क्या है वो, मैंने कहा कोई भी एक्स मिला उस एक्स से जेड बनाओ। कैसे बनाओगे एक्स से जेड? एक्स से जेड बनाने के लिए तुम्हें उसे एनकोडर को डालना पड़ेगा जो कि 5 पे पैरामीटराइज्ड है। तो जितने भी तुम्हारे बैच में एक्स थे, पहला एक्स, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स, चौथा एक्स, वो सबसे अलग अलग जेड बना लो। जब अलग अलग जेड बन गए वो सब सारे जेड एक एक करके रख लो और वो किनको पास करो, वो पहला जेड इसको पास करो, फिर दूसरा जेड पास करो, फिर तीसरा। तो तुम्हें पहला एक्स मिलेगा, फिर दूसरा एक्स मिलेगा, फिर तीसरा एक्स मिलेगा। उनकी जो लॉग प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने नहीं निकाली, ये ऊपर से आई है, उनकी जो लॉग प्रोबेबिलिटी है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैक्सिमाइज करो सो दैट कि अगर वो मेरे डेटा सेट से आ रही हैं तो हाई हो और डेटा सेट से नहीं आ रही है तो लो हो। तभी तो हम लोग कहते हैं कि जो बन रहा है उसको किसी डेटा सेट की इमेज के साथ ये कर दो, और वो मेरा पहला लॉस का टर्म बन के आता है, रिकंस्ट्रक्शन लॉस। अभी फिर से पूछो ए टर्म के बारे में तो मैं फिर से बता सकता हूँ, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्या नाम है इसका, अनन्या आप पूछिए। सो ये ए वाला पार्ट थोड़ा समझ में टाइम लगता है। हाँ ए ही वाला बताया।
पूछिए फिर से, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान दें। ऑन रखिए अपना माइक्रोफोन, ठीक है। देखो मेरे पास एक x है, ठीक है, आपके पास एक x है, मेरे पास एक बैच के अंदर जब मैं ट्रेन कर रहा हूं तो मेरे पास x1 है, x2 है, x3 है, 3 तरह के एक्सेस हैं। मैंने तीनों x को एक एक करके इस फाई नेटवर्क में पास किया। ये क्या था? एनकोडर। क्या मिला? Z1, Z2, Z3। इन तीनों Z1, Z3 और इनको उठा के मैंने अपने डिकोडर नेटवर्क में पास किया। डिकोडर नेटवर्क से अगर मैं इनको पास करता हूँ तो मुझे डिकोडर नेटवर्क में पास करता हूँ तो मुझे Z1, Z2 और Z3 जब मैं इनके अंदर डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे? X1, X2 और X3। तो मैंने सारे पॉसिबल अपने जो एक्सेस हैं, उन एक्सेस से जो मेरे जेड्स आ रहे हैं, अगर वो मेरे डिकोडर में पास किए जाए तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसका जो लॉग लाइक्लीहुड है उसको मैक्सिमाइज करना ही तो पर्पस है ना, ताकि जो भी एक्स बन रहे हैं उनसे जो मैं जेड एक्वायर करता हूँ उनसे जो एक्स बनेंगे वो मेरे डेटा सेट के जैसे होने चाहिए। यस सर। इसीलिए हमने ये, इसका मतलब है ये टर्म ये इनिशियलाइज करती है, ये एंश्योर करती है कि जो एक्स दिए गए हैं उनसे करस्पॉन्डिंग जो जेड्स आए उनसे जो एक्सेस बने वो मेरे डेटा सेट के जैसे होने चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इज अवर फर्स्ट थिंग, ठीक है। यही लिखा हुआ है लॉग लाइक्लीहुड ऑफ एक्स गिवन जेड, लॉग लाइक्लीहुड ऑफ एक्स given z averaged over all z's sampled from this distribution। ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरा एनकोडर का डिस्ट्रीब्यूशन है। एनकोडर के डिस्ट्रीब्यूशन से जब मैं कुछ सैंपल करूं, यही तो हमने सीखा है ना, एनकोडर ने जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया उस डिस्ट्रीब्यूशन से अगर मैं सैंपल करूं खूब सारे z और उनको मैं अपने डिकोडर को पास करूं तो जो इमेज बनती है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर p है तो अगर मैं उसका लॉग ले लूं तो वो मैक्सिमाइज होना चाहिए अगर वो मेरे डेटा सेट से बन रही है, या फिर मेरे डेटा सेट से नहीं बन रही है तो मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है। माइनस KL डाइवर्जेंस, ये क्या है? वो हाँ, ये तो बताने भूल गया, ये जो भी है ये तो KL डाइवर्जेंस है ना, दो के बीच का, मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला भी निकाल के। माइनस द KL डाइवर्जेंस बिटवीन QZ एंड PZ, QZ और PZ के बीच का KLD है, QZ और PZ के बीच का KLD है जो मैंने ऊपर लिख रखा है, मैंने माइनस लगा दिया, यही फॉर्मूला बना। क्या कहने का मतलब हुआ इसका कि यहां पर मैं इस PZ को एक नोन और फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मान लूंगा, ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा अजम्पशन है। आई एम अज्यूमिंग दैट PZ is going to be equal to a known distribution and QZ डिस्ट्रीब्यूशन फिर क्या होगा? QZ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो मैं निकालना चाह रहा था, ये वो स्पाई है, ये एक ऐसा स्पाई है जो कि मेरे नोन डिस्ट्रीब्यूशंस के पास में होना चाहिए था ना, तभी तो मैंने इसको एक नोन डिस्ट्रीब्यूशन के बगल में पहुंचा दिया। मैंने कहा कि ये QZ और PZ के बीच में रिलेशनशिप चाहिए थी, मैंने कहा ये एक मेरा नोन डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस नोन डिस्ट्रीब्यूशन को जिसको कि हम N01 या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, हमने माना कि PZ इज इक्वल टू N0,1 है। आप कोई और डिस्ट्रीब्यूशन भी मान सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये माना कि PZ जो है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास जा रहा है। तभी अगर आपको याद हो कि हम लोग क्या कहा करते थे कि जो Z बन रहा है, Z का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास में हो, ये तो वही टर्म है, Z का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास में हो, यही KLD है। ये बताइए समझ में आप लोगों को? बहुत से लोग खत्म ना हो गए हो। लोकेंद्र तुम बताओ, लोकेंद्र से। यस सर। ये बताइए आपको समझ में? हाँ सर, हल्की हल्की आई होगी, चिंता मत करो, इसको 2-3 बार मेरे लेक्चर से और इनके नोट्स वगैरह से चेक करके देखो। कुल मिला के क्या है कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये Z का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम चाहते हैं कि ये Z का डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास चला जाए। अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम एल्बो, ये है एल्बो, और एल्बो कहाँ था? एल्बो है ये, और ये एल्बो जो है, इस एल्बो को अगर मैं मैक्सिमाइज करता हूं तो ये मिनिमाइज, सॉरी, ये भी मैक्सिमाइज होता है।
ये मैक्सिमाइज करता हूँ तो ये भी मैक्सिमाइज होता है, इसलिए मैं एल्बो को मैक्सिमाइज करने लगा। एल्बो ये कैसे आया तो वो मैंने आपके सामने नीचे रखा कि एल्बो इसलिए ये आया क्योंकि ये पूरी वैल्यू है, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ए टर्म बनती है ये, बी टर्म बनती है ये क्या है, ये इन दोनों के बीच का KLD है। KLD इसको मैंने नॉर्मल मान दिया तो ये यूनिट तो QZ को यूनिट नॉर्मल की तरफ लेके जाओ, ये पहला काम है। और इस प्रोबेबिलिटी को कि जो Z तुम सैंपल कर रहे हो यदि वो डिकोडर को डाले जाए तो वो मेरे नेटवर्क, मेरे डेटा सेट की इमेजेस के जैसी ही इमेजेस बनाए डिकोडर, ये यहाँ से इम्पोज करता हूँ। यही दो चीजें हैं जो BAE के लॉस में मेन रोल प्ले करती हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो आज हमें यहीं तक करना है, कल हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर? हाँ बोलो सर तो एक डाउट ये था, सो रिकंस्ट्रक्शन लॉस जो है वो ये ए टर्म है, वो MSC नहीं है? नहीं, MSC जो है ना रिकंस्ट्रक्शन, बहुत बढ़िया प्रतीक आपने क्वेश्चन पूछा, यही हम लोग कल देखेंगे कि ये एक रिकंस्ट्रक्शन लॉस को भूल जाओ, पहले बोलो मुझे ये लॉस चाहिए। जब ये लॉस चाहिए ये तो समझ में आ रहा है ना, ये लॉस क्या है कि जो भी सारे Z आ रहे हैं वो डिकोडर से, जो भी Z सैंपल हो रहे हैं अगर वो डिकोडर को डाले जाए तो वो ऐसे एक्सेस बनाए जो मेरे डेटा सेट के जैसे हो। इसको रियलाइज कराना है तो BAE ने कहा था कि ये लॉस होना चाहिए ऐसा। अब ऐसा लॉस कैसे चुना जाए, तो रिकंस्ट्रक्शन लॉस एक ऐसा लॉस है, ऐसे 10 और लॉसेस हो सकते हैं जो ये चीज रियलाइज कराएं। अच्छा, समझे ना? मेन पॉइंट इज दिस कि हमें ये चाहिए, अगर ये चाहिए तो एक तरीका है रिकंस्ट्रक्शन लॉस लगा लेना। कल को तुम मुझसे कहते हो कि नहीं मैं रिकंस्ट्रक्शन की जगह कोई और लॉस लगाना चाहता हूं, क्योंकि वो भी ए को मिनिमाइज करता है, क्योंकि वो भी ए ही को सिग्निफाई कर रहा है। अच्छा, सो मीन स्क्वायर एरर कोई ऐसे इसको ही क्या बोलते हैं मैक्सिमाइज कर रहा है? करेक्ट, मीन स्क्वायर एरर ही इसको मीन स्क्वायर एरर ए को मैक्सिमाइज कर रहा है, बल्कि एक्चुअली मैक्सिमाइज नहीं करता है, ए को मिनिमाइज करता है, अगर ध्यान दो तो। हाँ, लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है तो स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करना होगा, बराबर है ना? तो एक्चुअल में इसीलिए अब तुम अगर ध्यान दो तो ये वाली चीज को तुमको क्या करना है, ये वाली चीज को तुम्हें मिनिमाइज करना है और ये वाली चीज को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर एक को मैक्सिमाइज और एक को मिनिमाइज करना होता है तो पंगे होते हैं, तो हमने बोला कि इसको भी मिनिमाइजेशन के में लेके चले जाओ। अच्छा, तो इसको मिनिमाइजेशन में लेके जाने के लिए हम लॉग लाइक्लीहुड के बदले कहाँ लेके चले जाते हैं, स्क्वायर्ड एरर पे ले जाते हैं। तो अगर हम इसकी जगह स्क्वायर्ड एरर लिख दें तो एग्जैक्टली वही हो गया जो तुम कर रहे हो। एक तो ये कि Z के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिट नॉर्मल पे लेके जाना, और दूसरा ये कि रिकंस्ट्रक्शन लॉस को मिनिमाइज करना। तो दोनों ही चीजें मिनिमाइज हो रही होंगी। ठीक है, और अभी 2 टर्म बना रखी हैं, अगले लेक्चर पे हम इस A को थोड़ा सा और खोलेंगे। ठीक है, B तो बन गया, जो तुम्हें चाहिए था वो बन गया। सर हाँ पूछो। सर ये जहाँ सर आप एल्बो बताए थे, हाँ, वहां पर सर एक टर्म था कि यहाँ सर इफ PX इज द एविडेंस, सर इस पॉइंट का मतलब क्या है? हाँ, PX इज द एविडेंस का मतलब होता है कि जो वारदात होती है ना, तो जैसे ही वारदात होती है तो वहां पर जाओगे तो तुम्हें एविडेंस, शेरलॉक होम्स की तरह एविडेंस मिलेंगे ना। तो जब तुम कोई ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करोगे कोई, तो उस एक्सपेरिमेंट को एविडेंस क्या है, वो एविडेंसेस है X, मतलब कि X1 देखोगे, एक इमेज तो ना दिखेगी ना कि X1 दिखेगा, कभी X2 दिखेगा, कभी X3 दिखेगा। तो दीज आर द एविडेंसेस जिनको कि देख करके तुम कुछ बनाने जा रहे हो। आप समझे मेरी बात? यस। एक्सेस देखे जाएंगे ना, जो तुम्हें प्रत्यक्ष रूप पे दिखेगा वो X है, Z तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि Z तो लेटेंट वेरिएबल है। जो कुछ नहीं दिखेगा इसीलिए उसका नाम लेटेंट है, तो X ही दिखेगा। तो दैट इज द एविडेंस। गिवन अ एविडेंस, ये है देखो, गिवन दिस एविडेंस Z के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो गिवन दिस एविडेंस कि वो उसकी, अगर वो मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डालूं और उसकी लॉग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो, क्यों? क्योंकि ये X मेरा डेटा सेट से आ रहा है, इसलिए इसको मैक्सिमाइज करूं। ठीक है, ऐसा फंक्शन लर्न करो, ऐसा P लर्न करो, ऐसा फंक्शन लर्न करो जिसमें अगर मैं X डालता हूं तो वो मेरी लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करे।
ठीक है, तो एविडेंस का मतलब ये है, इसीलिए इसको एविडेंस लोअर बाउंड बोला। एविडेंस लोअर बाउंड का मतलब है कि अगर एक एविडेंस है जो मेरे डेटा सेट से आ रहा है तो उसकी लॉग प्रोबेबिलिटी इससे कम नहीं हो सकती, इससे नहीं कम कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये उसमें हमेशा जुड़ेगा और ये 0 है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसलिए कभी भी इस चीज की वैल्यू जो है वो इससे कम नहीं हो सकती, इसलिए इसको एविडेंस लोअर बाउंड कहते हैं एल। ठीक है? यस सर। और पूछो, और पूछ लो क्वेश्चन मुझसे, जिसको भी पूछना है पूछ ले। सर हाँ बोलो। सर, जो आपने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड अपॉन एक्स, वो ट्रैक्टेबल नहीं है, वो कैसे सर, क्या रिपीट कर सकते हैं? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी, अगर मैं ये सब जैसे ये है ना, ये सब जो प्रोबेबिलिटीज है इनमें क्या हो रहा है, देखो कि ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालने के तो फिर से पीएक्स की जरूरत पड़ जाएगी। यस सर। और पीएक्स तो इस तरह से लिख के हमने पहले दिखाया था, तो ये ट्रैक्टेबल नहीं है। जहां कहीं भी पीएक्स अंदर आया तुम गए काम से, क्योंकि पहले तो बात तो पीएक्स ही निकालना है। यस सर। लेकिन पीएक्स निकाला नहीं जा सकता, वो मैंने आपको पहले दिखाया था कि पीएक्स निकालने के लिए तुमको क्या जरूरत पड़ेगी, इतना लंबा डिस्ट्रीब्यूशन। तो M1 जो मेरा पहला तरीका था उसने कहा नहीं कर सकते, हमने कहा ओके। दूसरे पे आए कि M2 इस तरीके से, वो पता चला मार्जिनलाइज करके और लोअर डायमेंशनैलिटी पे लाके तो भी नहीं कर सकते, हमने सर, कहा सर हाँ जो M2 वाला वो आप रिपीट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, मतलब जो आपने M2 रीजन इसलिए नहीं बताया? रिपीट, हाँ बता रहा हूँ, M2 इसलिए नहीं रिपीट कर सकते क्योंकि भाई तुमने बोला कि देखो ये वाली जो लाइन है, अगर इस लाइन का मैं तुम्हें लंबाई चौड़ाई मोटाई और रंग और एंगल और ये और वो सब बता दूं तो तुम इस लाइन को फिगर कर सकते हो, पकड़ सकते हो। इसीलिए मैंने ऑल पॉसिबल जेड्स के लिए किया। अब अगर मैं ऑल पॉसिबल जेड देखूं तो मेरे पास जेड कितने हो सकते हैं, बताओ मुझे, कितने कलरों की लाइन बना सकता हूँ, कितनी उनकी मोटाई हो सकती है, कितनी उनकी लंबाई हो सकती है, कितनी इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनफाइनाइट भी नहीं कहूंगा क्योंकि भाई डेटा सेट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तुम बोलोगे अगर मैंने 5 रंग लिए और मेरी जो लेंथ है वो 0 से लेके 100 तक हो सकती है और एंगल जो है वो 360 हो सकते हैं और विड्थ जो है वो 15 यूनिट तक की हो सकती है, तो अब इन सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा इतने ज्यादा वेरिएशन हो गए कि फिर से ये इंटरेक्टेबल होगा, क्योंकि तुम्हें हर जेड के लिए ये काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड ओवर ऑल जेड। तो एक्चुअल में यही बात है। अगर इसको मैं आपको जोड़ के भी दिखाऊं आप अपनी पुरानी बात से कि एक्स पे काम करना मुश्किल पड़ता था क्योंकि वो बड़ा रैंडम फंक्शन था, तो मैंने उनके पिताजी को पकड़ा। पिताजी का डायमेंशन भी बहुत हाई है। किसी के पिता, अब जेड है वो फ्री नहीं है, मैं उनको फोन कर रहा हूँ, उनकी मीटिंग चल रही है, वो मुझसे बात ही नहीं कर सकते हैं, और जब वो फ्री हो रहे हैं तो मैं नहीं फ्री हो रहा। तो जेड के ऊपर भी सीधा काम करना इतना आसान नहीं है। तो इवन दो मैं एक्स से तो बात ही नहीं कर सकता क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा डायमेंशनैलिटी आई है। जेड की डायमेंशनैलिटी लो की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड जो है वो फंक्शन मेरा फिर भी ट्रैक्टेबल है, बट वो भी बहुत ज्यादा इंट्रैक्टेबल है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज्यादा रैंडमनेस है। तो फिर मैं तीसरी जगह पे गया कि हटाओ, हम ये निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर हमने कहा कि अब हम इसको एस्टिमेट करेंगे। नहीं निकाल सकते हो मत निकालो, एस्टिमेट करो। तो हमने इसके ऊपर जासूस बैठा दिए कि डॉन को नहीं पकड़ सकते तो जासूसी करेंगे इसके ऊपर, और जो मेरे ये जासूस हैं वो ऐसे होने चाहिए जो ट्रैक्टेबल हो, जिनको कि मैं पकड़ सकूं। तो मैंने ऑफिशियल स्टाफ को बैठा लिया ना, ये जो क्यूजेड होंगे ना ये हमारे स्टाफ होंगे, ये नहीं काम करेंगे तो हम इन्हें पैसा ही नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ये ट्रैक्टेबल है। इसीलिए तो हमें ऐसे स्पाई चाहिए जो ट्रैक्टेबल हो और इन लोगों के वास्ता रखते हो। मतलब कि जैसे आप रहते हैं चित्तौड़गढ़ में, तो मुझे ऐसा स्पाई चाहिए जो चित्तौड़गढ़ में आपके साथ कनेक्टेड हो या आपके रिलेटिव या इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कनेक्टेड हो, और साथ ही साथ वो मेरा स्पाई भी हो, मतलब आईटी मंडी की पेरोल पे हो, ताकि अगर भागे तो मैं उसका पैसा ही काट दूंगा, तब कहाँ भागेगा वो। तो ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है,